भारतीय इतिहास के कुछ भाग, कुछ विषय। भाग 1 राजा, किसान और नगर, इसमें उसका उपभाग है 3.3 मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हुए, जिन्होंने इतिहास की पुनर्रचना की, इतिहास का लेखन किया, उन इतिहासकारों के लिए मौर्य साम्राज्य से क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, इस विषय पर हमको यहाँ चर्चा करनी है। 19वीं सदी के इतिहासकारों द्वारा, जब 19वीं सदी चल रही थी, इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना। उन इतिहासकारों के द्वारा मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, भारत क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। औपनिवेश किसको कहते हैं? सुनो, उपनिवेश किसे कहते हैं? जब एक देश, ध्यान से सुनना अच्छी तरह से इसको, जब एक देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है या जीत लेता है, जब एक देश किसी दूसरे देश को जीत लेता है, तो जीतने वाला हुआ विजेता देश, और जीता है उसको वो कहलाएगा विजित देश। जब एक देश किसी दूसरे देश को जीत लेता है, तो विजेता देश विजित देश पर अपने कानून, अपने संविधान के द्वारा वहाँ शासन करता है। तो ऐसे देश को विजेता देश का उपनिवेश कहा जाता है। चूंकि भारत को ब्रिटेन ने जीत लिया था, जीतने के पश्चात यहाँ का शासन उन्हीं के अधीन था, वही यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो इसलिए भारत ब्रिटेन का क्या कहलाया? उपनिवेश। ब्रिटेन के जो संसद और संविधान था, उसके अनुसार उसके जैसा तो नहीं था। जैसा ब्रिटेन में शासन चल रहा था, वैसा भारत में तो नहीं था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा था, उसके अनुसार चल रहा था। कुछ अंश वहाँ से लिए गए थे। इस प्रकार ये भारत ब्रिटेन का उपनिवेश कहलाया। तो उस समय भारत क्या था? 19वीं और 20वीं सदी के इतिहासकारों को ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था, और 19वीं और 20वीं सदी के इतिहासकारों को, यानी जब 19वीं और 20वीं सदी के जो इतिहासकार थे, तो उन इतिहासकारों को भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में यानी उन्हें प्राचीन भारत में जो सामग्री प्राप्त हुई मौर्य साम्राज्य से प्राप्त होती है, एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण, एवं उत्साह वर्धक लगी। चुनौतीपूर्ण तथा यानी 19वीं और 20वीं सदी के जो इतिहासकार थे, उन इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना, जैसे मौर्य साम्राज्य था, इसकी संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। एक तो चुनौतीपूर्ण भी था क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी, और उत्साहवर्धक इसलिए थी क्योंकि उसमें से हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल रही थी जो हमारे इतिहास से मेल खा रही थी। तो उत्साहवर्धक भी, इतिहासकारों का उत्साह भी वर्धन हो रहा था, बढ़ रहा था उत्साह उनका। साथ ही प्रस्तर मूर्तियां,
ये प्रस्तर मूर्तियां जानते क्या होते हैं? प्रस्तर मूर्तियां, मूर्तियों के ऊपर किसी रसायन का लेप लगा करके उनको चिकना करना, उसको प्रस्तर बोलते हैं। हम यहाँ दीवार बनाते हैं, दीवार पर के ऊपर सीमेंट से इसको एक समतल बना देते हैं, ये भी प्रस्तर ही कहलाता है। तो वहाँ की हमें मौर्य काल की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली। प्रस्तर मूर्तियों सहित जो मूर्तियां थीं उनके साथ साथ मौर्यकालीन सभी पुरातत्व, मौर्यकालीन सभी पुरातत्व, जितने भी पुराने रिकॉर्ड मिले हमें, पुराने अभिलेख मिले, एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं, ऐसे प्रमाण थे जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। ऐसे प्रमाण हमें मिले, प्रस्तर मूर्तियां, कुछ पुरातत्व वस्तुएं, ये मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि जो इतिहासकार थे उनको क्या लगता है इसमें, अभिलेखों पर लिखे संदेश की अभिलेखों पर लिखे संदेश, जो भी उन्होंने अभिलेख लिखे थे उस पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। उनको ऐसा लगा था कि मौर्य साम्राज्य के जो हमें अभिलेख मिले हैं वो अन्य शासकों के अभिलेख थे, उनसे ये अलग हैं, ये डिफरेंट हैं, तो हमें कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य शासकों की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली एवं परिश्रमी शासक था।
साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा, साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ अपेक्षा विनीत भी थे। जो अपने, यानी विनम्र थे। अशोक के बाद के जो राजा हुए उनसे अशोक ज़्यादा विनम्र थे, विनीत थे, क्योंकि वो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। जो बाद के राजा हुए वो अपने, क्योंकि विनीत थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसका मतलब वो विनीत नहीं है। अशोक ने अपने नाम के साथ कोई उपाधि नहीं जोड़ी थी, इसलिए अशोक बाद के राजाओं की तुलना में ज़्यादा विनीत थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के, जो 20वीं सदी आई, 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी, 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। हमारा शीर्षक है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। इसको हमें नहीं भूलना है। यह साम्राज्य मात्र 150 साल ही चल पाया था। 150 साल चला था, लेकिन इस साम्राज्य के इतिहास ने इतनी ज़बरदस्त छाप छोड़ी कि लोगों को अनुसरण करने पर मजबूर होना पड़ा। अशोक के व्यवहार का, अशोक के कार्यों का बहुत से राजनेताओं ने या राजाओं ने अनुसरण किया।
इसको यहाँ एक बार देख लो अच्छे से। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, हमको बताना है। इतिहासकार जो थे, इतिहासकारों के लिए मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य करीब 150 साल तक रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक इत्यादि, इसके और अशोक के कुछ उत्तराधिकारी आए। लेकिन ये 150 साल के शासनकाल ने इतिहासकारों को अपनी ओर प्रभावित किया। सबसे पहले इतिहासकारों ने इसको एक प्रमुख काल माना है। 19वीं सदी के इतिहासकारों द्वारा मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के बाद मौर्य साम्राज्य से उन्हें इतिहास के पुनर्निर्माण में या इतिहास की रचना करने में काफ़ी योगदान मिला। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिससे मौर्य साम्राज्य से उन्हें लेकर के इतिहास में रचना कर दी। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं सदी की बात कर रहे। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक औपनिवेशिक देश था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत को जीत लिया था और अपने कानून के द्वारा वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। 19वीं और 20वीं सदी के इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। 19वीं और 20वीं सदी के जब इतिहासकार आए तो उन इतिहासकारों को ऐसे साम्राज्य की, जैसे कि मौर्य काल था या मौर्य साम्राज्य था, तो बहुत इस ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। अरे इतने साल पहले, इतने वर्ष पहले ऐसा भी साम्राज्य था, ये बड़ा उत्साहवर्धक और चुनौतीपूर्ण लगा उनको। साथ ही प्रस्तर मूर्तियाँ, यानी मौर्य साम्राज्य की जो मूर्तियाँ मिली मौर्य काल की, वो प्रस्तर मूर्तियाँ थीं, अपने आप में चिकनी थी, उन पर किसी प्रकार की पॉलिश या प्रस्तर किया गया था। तो ऐसी जो मूर्तियाँ थी, प्रस्तर मूर्तियाँ और पुरातत्व वस्तुएं, प्रस्तर मूर्तियाँ और पुरातत्व वस्तुएं। पुरातत्व वस्तुएं जैसे मृद भाड़े मिले होंगे और भी आभूषण इत्यादि जो मिली होंगी, एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। यानी उस समय कितनी अद्भुत कला थी मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ईसा पूर्व की बात कर रहे थे। ईसा पूर्व में कितनी अच्छी कला थी, इस बात से भी इतिहासकार प्रभावित हुए। जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं, यानी उस समय की जो प्रस्तर मूर्तियां हैं, पुरावस्तुएं हैं, ये मौर्य साम्राज्य की क्या माने जाते हैं? पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इतिहासकारों को लगा कि जो अभिलेखों पर जो संदेश लिखे हैं वो अन्य शासकों के संदेशों से भिन्न हैं। एक हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। आप मार्केट में कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं और सामान्यतः जिससे भी हम गारमेंट्स वगैरह खरीदते हैं वो हमको बताता है कि ये जो वस्त्र आए हैं ये नए, अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुए। तो हम सबको हटा के रोज हम वही टी शर्ट, वही पैंट, वही ट्राउजर इत्यादि खरीदते थे। लेकिन आज हमने देखा कि ये कोई नया आइटम आया है बाजार में, कुछ इनसे भिन्न है, इनको हम सामान्य उपयोग कर रहे थे, इनसे ये भिन्न है। तो हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, बार बार देखने लगे कैसे पहना जाएगा। अरे हम इसको पहनेंगे तो सबसे अन्य से भिन्न दिखेंगे हम, कुछ नहीं इसको ही खरीदो, क्योंकि अन्य से भिन्न था। तो जब हम अन्य से भिन्न चलते हैं, सबके साथ चलने का मतलब होता है भीड़ में चलना। सबके साथ चलने का मतलब होता है एक भीड़ बन जाना, एक भीड़ का आप छोटा सा हिस्सा बन गए। सबसे अलग चलने का मतलब होता है आप अपनी पहचान बना रहे हैं, ये आपकी पहचान है, आपको सब लोग देख रहे हैं कि आप सबसे अलग चल रहे हैं। और सबके साथ चलने का मतलब होता है भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा। लोग एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, सामान्यतः सब लोग कर रहे हैं तो हमने कर लिया, सब लोगों ने कला संकाय ले लिया तो हमने ले लिया, सब लोगों ने बायो ले ली तो हमने ले ली, सब लोगों ने मैथमेटिक्स ले लिया तो हमने भी ले लिया। अरे ये तो आप भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा बन गए, आपकी इसमें कोई पहचान नहीं। लेकिन आप यहाँ आकर के एक नई डिमांड करें
कि हमको तो संगीत से करना है कक्षा 12वीं, हायर सेकेंडरी म्यूजिक से करनी है। कॉलेज में आप जिस जगह अपना दाखिला लेते हैं वहाँ जाकर के ऐसे विषय की मांग करो जो कोई नहीं लेता हो, तो सारा क्षेत्र, सारा एरिया आपको पहचानेगा। लोग कहेंगे अरे उस जगह पर तो केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो म्यूजिक से कर रहा है, सब लोग जानेंगे। लेकिन मैथ से, बायो से या ह्यूमैनिटीज से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उस भीड़ का आप एक हिस्सा तो हैं, लेकिन सबसे अलग नहीं हैं। इंसान वो याद रखे जाते हैं, उनके पद चिन्हों की पूजा होती है जो सबसे अलग चलते हैं, जिनका व्यक्तित्व तो सबसे अलग हो, वो इतिहास याद रखता है। इतिहास में उन्हीं को स्मरण किया जाता है जो सबसे अलग होते हैं। सब जैसे होने में आप भीड़ का एक हिस्सा मात्र बनेंगे और कुछ नहीं। लेकिन यदि आप सबसे डिफरेंट चलते हो तो आपको इतिहास याद रखेगा। यहाँ पर भी वही बात थी। हमारे जो इतिहासकार थे उनको लगा कि साम्राज्य की, इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न थे। बहुत सारे अभिलेख देख रहे थे, सब एक जैसे थे, लेकिन ये अभिलेख अन्य से भिन्न थे। तो इतिहास ने इसको उठा लिया, इतिहास ने याद रखा। जब अन्य से भिन्न था तभी तो इतिहास ने याद रखा। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य शासकों की अपेक्षा अशोक एक बहुत सख्त नहीं, कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य शासकों की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली एवं परिश्रमी शासक है। जब अन्य से भिन्न अभिलेख मिले तो अशोक के बारे में भी वो कहने लगे कि अशोक अन्य शासकों से भिन्न है, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है और परिश्रमी भी है। ऐसा इतिहासकारों को लगा, तो उन्होंने इस मौर्य साम्राज्य को महत्वपूर्ण मान लिया इतिहास की रचना के लिए। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे। विनीत का मतलब विनम्र होना। अशोक विनम्र थे, विनीत थे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ उपाधि लगा लेते हैं। हमने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा कि पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, नाम में वकील जोड़ लेते हैं। नाम लिख लिया वकील, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। इंजीनियर, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन नाम इंजीनियर। तो इसमें क्या होता है, ये उपाधियां आप जोड़ लेते हो, इसका मतलब है कि आप अपने नाम के साथ ज़्यादा चीज़ें जोड़ करके चलते हो, तो आप विनम्र नहीं हो। विनम्र व्यक्ति केवल अपना नाम की बात करता है और अपने साथ कोई उपाधि नहीं। यदि हमसे पूछा जाए आप कौन हो, तो हम दो प्रकार से अपना नाम बता सकते हैं। एक विनम्रता पूर्वक, विनीत भाव से, और एक अभिमान स्वरूप। विनीत भाव से आप पूछोगे तो हम अपना नाम नवनीत बता देंगे। आप ज़्यादा कहोगे तो नवनीत श्रीवास्तव बोल देंगे। लेकिन यदि आपको हम अपने अभिमान से लिप्त अपना नाम बताएंगे तो हम बताएंगे डायरेक्टर। इसको अपने कॉलेज का नाम, अपनी संस्थानों के नाम, जितनी संस्थान चल रही हमारी सबके नाम, ये सब चीज़ें बताएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारी जो विनीत भाव था वो नष्ट हो गया। लोग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन कहेंगे अच्छा ऊपर से नीचे तक भर के रख दिया, बाद में नाम आया। इतनी चीज़ के डायरेक्टर, इतनी चीज़ के डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर, उसके संचालक, दुनिया भर की चीज़ें वो देखेंगे, तब जा कर के कहेंगे। तो उनको लगेगा कि ये व्यक्ति विनीत नहीं है, ये अपना नाम बाद में बता रहा है, अपनी उपाधियाँ, अपने पद ज़्यादा बता रहा है। अशोक ने जो अपना नाम लिखा, केवल सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते थे। अशोक के बाद जितने भी शासक आए, उन शासकों ने क्या किया, वो शासक अपने नाम के साथ उपाधियां भी लगाते थे। इसलिए इतिहासकारों को अशोक ज़्यादा विनीत लगे, और अशोक यानी मौर्य साम्राज्य। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने, जो 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेता थे, देश को एक करने वाले नेता थे,
20वीं सदी में जो नेता आए भारत में, वो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले नेता थे, भी अशोक को प्रेरणाओं का स्रोत मानते। वो मानते हैं कि अशोक से प्रेरणा लो। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात, जो कि उड़ीसा में हुआ था, युद्ध के लिए, युद्ध नीति को सदैव के लिए तिलांजलि दे दी थी, सदैव के लिए त्याग दिया था अशोक से कुछ प्रेरणा लो। अशोक ने बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए, उसने धर्म अपनाए, इन सब चीज़ों से अशोक से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। तो 20वीं सदी के जो नेता थे या 20वीं सदी के नेताओं ने भी अशोक के प्रेरणाओं का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल ही चल पाया था। मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष चला था? 150 साल ही चल पाया। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे 150 साल चला था, लेकिन इतने बड़े उपमहाद्वीप में, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं, लेकिन भारत अपने आप में उपमहाद्वीप है। तो इस उपमहाद्वीप में, इतने बड़े उपमहाद्वीप में 150 साल का इतिहास कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं था। इससे पहले, इसके बाद ही बहुत सारे साम्राज्य आए जो इससे कई ज़्यादा वर्ष तक यहाँ रहे। एक बात और बताएं, अब हमने जो हमारे एनसीईआरटी की पुस्तक में जो मैप दिया है, मैप 2, नक्शा 2, इसमें मौर्य साम्राज्य को ज़्यादा दूर तक फैला भी नहीं बताया गया। ठीक है, भारत के बहुत से हिस्सों में फैला है, लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं फैला पाया गया उसको। धीरे धीरे भारत के कई भागों में नए नए रजवाड़े और नए नए शासक भी आने लगे, जब इनके उत्तराधिकारी अयोग्य हुए और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।